हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका होम साइंस सब्जेक्ट है और होम साइंस में जिनका होने वाला सब्जेक्ट यानी कि होने वाला पेपर है। पेपर में जितने भी प्रश्न आपके लिए आज जो आपके पेपर में सेक्शन सी यानी खंड 7 से रिलेटेड प्रश्न है वो आपको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न की तरफ। यानी प्रश्न में किस तरीके से प्रश्न होगा आपका, इसमें जैसे बताया गया कि स्वनिर्मित यानी स्वनिर्मित कि खुद से बनाया गया या निजी मकान एवं किराए के मकान के लाभ एवं हानि का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्वनिर्मित है, स्वनिर्मित मकान होते हैं एवं किराए के मकान होते हैं, इनके लाभ एवं हानि के बारे में बताइए। अब आता है जैसे निजी निर्मित आवास यानी कि ओनिंग हाउस, यानी कि निजी का मतलब होता है खुद का, निर्मित मतलब होता है बनाने वाला, और आवास का मतलब होता है घर, यानी कि जो खुद से बनाया हुआ घर हो। तो इसी को कहते हैं हम निजी निर्मित आवास, या जिसे कहेंगे हम क्या कहेंगे दोस्तों, ओनिंग हाउस। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका होगा। अब आपका आता है क्वेश्चंस का आंसर जो आपको लिखना होगा। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा। आपका दिया जाएगा निजी आवास, निजी निर्मित आवास, ओनिंग हाउस। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है। इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे, क्योंकि आप पेपर नज़दीक है और पेपर नज़दीक होने के वजह से आपको जल्दी जल्दी आपको केवल प्रश्न यानी कि मॉडल पेपर तो सॉल्व करा ही दिया है। जो आपको 4 से 5 मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया है। उसका में आपका क्वेश्चन आंसर बचे हुए थे, जो क्वेश्चन था सेक्शन सी का भी मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो जैसे भी आपके प्रश्न होंगे सारे आपको बैक टू बैक मिलते रहते हैं और आपको पढ़ने का एक नया चांस होता है, वो आपको क्लियर करना होगा। अब आपका आता है जैसे निजी निर्मित आवास। निजी निर्मित आवास यह वह आवास था है जो व्यक्ति के द्वारा मनवांछित स्थान का चुनाव करके अपनी इच्छा अनुसार नक्शे की सहायता से मकान बनाया गया हो और तथा जिसकी साज सज्जा अपनी इच्छा अनुसार कराई गई हो। तो इसी को कहते हैं निजी निर्मित आवास। हमने भी आपको ये चीज़ें बताई, यानी खुद से यानी कि जो खुद से खुद से घर का नया घर बनाया हो, उसी को हम कहेंगे निजी निर्मित आवास। अब निजी आवास से लाभ, निजी आवास है कि निजी आवाज़ से लाभ ने निजी आवास से लाभ। फर्स्ट दिया गया है क्या, अस्थाई पड़ोस। अस्थाई पड़ोस में क्या दिया गया है कि निजी होने से अस्थाई सामाजिक संबंध बन जाते हैं। एक ही स्थान पर वर्षों साथ साथ रहने से परिवार जैसे मधुर संबंध बन जाते हैं जो व्यक्ति को सुख प्रदान करते हैं। तो ये अस्थाई पड़ोस के लाभ हो गए, यानी कि निजी आवास का लाभ होता है। सेकंड नंबर आता है अधिकतम सुविधा। सुविधा क्या क्या होती है इसमें कि निजी मकान परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इनको परिवार के सदस्य ही निर्मित करते हैं। क्या करते हैं इनको, अगर आपका कोई घर बनाता है तो कोई ना कोई उसमें परिवार का सदस्य उसमें निहित होता है। अतः ऐसे मकानों में परिवार के सदस्यों की अधिकतम सुविधाएं मिलती हैं। फिर आता है थर्ड नंबर आर्थिक सुरक्षा, यानी निजी आवास स्थान संपत्ति होती है। जो आर्थिक सुरक्षा बताएगा कि निजी आवास जो है वो अस्थाई संपत्ति होती है। इसके होने से परिवार के सदस्यों में आर्थिक सुरक्षा की भावना रहती है। आर्थिक सुरक्षा की भावना उस समय अधिक अनुभव होती है जब परिवार का मुखिया सेवानिवृत्त होकर और उसकी आय घट जाती है। अत्यधिक आर्थिक बोझ आ जाने पर निजी मकान को गिरवी रखा जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। इस प्रकार आकस्मिक परिस्थिति में यह बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। तो ये होता है आपका आर्थिक सुरक्षा के लिए, यानी कि इकोनॉमिकल सिक्योरिटी हो जाता है। फिर आता है फोर्थ नंबर सामाजिक प्रतिष्ठा, यानी कि सोशल प्रोविजनल। अब आता है कि निजी मकान समाज में प्रतिष्ठा के दो तक होते हैं। क्या होता है, प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान का होता है। सम्मान का मतलब यानी कि ऑनरेबल,
ऑनरेबल का मतलब होता है सम्माननीय। निजी मकान होने का आशय है कि परिवार का आर्थिक स्तर अच्छा है और आजकल आर्थिक समृद्धि भी सामाजिक प्रतिष्ठा का आवश्यक अंग है। फिर आता है 5 नंबर, मकान के खुले स्थान का उपयोग। यदि मकान निजी है तो परिवार के लिए लॉन, उद्यान, किचन गार्डन लगाया जा सकता है। मकान के खुले स्थान का उपयोग करके अपनी आय भी बढ़ाई जा सकती है। फिर आता है 6 नंबर। 6 नंबर है कि कलात्मक अभिव्यक्ति। कलात्मक अभिव्यक्ति में क्या दिया गया है कि निजी मकान बनाते समय व्यक्ति की कलात्मक भावना की भी अभिव्यक्ति होती है। मकान की बाह्य सज्जा तथा आंतरिक सज्जा। बाह्य सज्जा का मतलब होता है कि बाहर का बनावट और आंतरिक सज्जा मतलब अंदर का बनावट। ये व्यक्ति की कलात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है। फिर आता है 7 नंबर, निजी धन की बचत। अब इसमें लिखेंगे कि निजी मकान होने से किराए की बचत होती है। आजकल किराए के मकान दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं। आय का 20 से 25% मकान किराए के रूप में व्यय हो जाता है। बड़े शहरों में तो मकान और भी महंगे मिलते हैं। निजी मकान होने से आय का काफ़ी भाग बच जाता है और दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यय किया जा सकता है। फिर आता है 8 नंबर, अतिरिक्त सुविधा के लिए दूरगामी योजनाएं। अब इसमें आता है कि सभी साधन सीमित होने के कारण परिवार निजी मकान तो बना लेता है परंतु उनमें सभी सुविधाएं एक साथ नहीं दे पाते हैं। परंतु फिर भी यदि निजी मकान हैं तो धीरे धीरे अन्य साधन तथा सुविधाएं भी जुटाई जा सकती हैं। सभी जब परिवार में विवाह या जन्म के द्वारा सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है तब निजी मकान में अतिरिक्त कमरे देना अधिक संभव होता है, किंतु किराए के मकान को बिना बदले यह संभव नहीं है। फिर आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग है निजी मकान से हानियाँ। निजी मकान से हानियाँ क्या है? फर्स्ट नंबर होता है कि आय में कमी होने पर असुविधा, यानी आय में कमी होने में असुविधा जो होती है। फिर आता है व्यवसाय में निश्चित रहती है। यदि आय अकस्मात कम हो जाती है तो निजी मकान में रहना, उसका रख रखाव करना काफ़ी कठिन हो जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी को भी निजी मकान में रहना आर्थिक दृष्टि से हानिकारक हो सकता है। इस हानि को पूरा करने के लिए कई परिवार मकान के एक भाग को किराए पर उठा देते हैं। फिर आता है 2 नंबर, गतिशीलता में कमी। ये हानियाँ होती हैं। हानियाँ आपको अब यहाँ पे बताया गया, लाभ तो हमने आपको बता दिया, अब हानि आता है। इसमें आता है कि गतिशील में कमी। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में एक स्थान पर बने रहने से अच्छे अवसर आप गंवा देते हैं। निजी मकान में रहने पर व्यक्ति को प्रगति के लिए अच्छा अवसर होते हुए दूसरे नगर में जाना और वहाँ निवास करना कठिन होता है और इस प्रकार अचल संपत्ति कभी कभी व्यक्तिगत प्रगति में बाधक बन जाती है। फिर आता है 3 नंबर, वारिसों में झगड़े। वारिसों में जो आपके वारिस होते हैं उसमें किस तरीके से आपके झगड़े होते हैं। अब इसे आता है अचल संपत्ति को लेकर परिवार के सदस्यों में कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं और उन्हें कोर्ट तक तथा कचहरी तक जाना पड़ता है। संपत्ति सभी को अच्छी लगती है और यदि एक पिता अपने पुत्रों को उत्तराधिकार में अचल संपत्ति पर अपना समान अधिकार नहीं देता तो भाइयों में आपसी अनबन होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये वारिसों में झगड़ा होता है। फिर आता है 4 नंबर, तरलता में कमी। तरलता किस तरीके से आती है? अब इसमें आता है कि व्यावसायिक परिवार मकान जैसी अचल संपत्ति में पूंजी फंसाना बुद्धिमानी नहीं समझते, क्योंकि उन्हें पूंजी की आवश्यकता बराबर नहीं रहती है। धन की तत्काल आवश्यकता पड़ने पर मकान को बेचना आसान नहीं है, जबकि बैंक में रखी पूंजी की या अन्य किसी प्रकार से निवेशित पूंजी का तत्काल उपयोग किया जा सकता है। अब आता है कि विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से निजी मकान में धन व्यय करना बहुत लाभकारी नहीं है। उसी धन को किसी सुरक्षित स्थान तथा अच्छी कंपनियों में विनियोजित कर अधिक धन कमाया जा सकता है। उसके बाद फिर आता है 5 नंबर आपका भारी प्रारंभिक व्यय, यानी कि भारी प्रारंभिक व्यय में आता है
कि निजी मकान बनाने में प्रारंभिक व्यय, जो आरंभिक व्यय होता है कि शुरुआती जो खर्च आते हैं वो बहुत अधिक होता है। इतना धन एक बार में अधिक संपन्न परिवार ही व्यय कर पाते हैं। शेष को कहीं न कहीं से ऋण की व्यवस्था करनी पड़ती है। व्यक्ति पर ऋण लेने पर कई वर्षों तक आर्थिक भार बढ़ जाता है और साथ ही परिवार की सारी जमा पूंजी भी लगानी पड़ती है। इससे अन्य व्यवसाय कार्य रुक जाते हैं। तो ये होता है भारी प्रारंभिक व्यय हो जाते हैं। फिर 6 नंबर आता है रख रखाव में अतिरिक्त व्यय, यानी जो रख रखाव होता है वो अधिक से खर्च क्या होते हैं, यानी अलग से खर्च वो होते हैं कि निजी मकान के रख रखाव के लिए पुताई, पेंट, दुरुस्ती आदि करानी पड़ती है। इन सभी में धन का व्यय होता है और इस प्रकार रख रखाव का खर्च बढ़ जाता है, जो किराए के मकान में उतना नहीं होता है। व्यक्ति को निजी मकान पर कई टैक्स भी देने पड़ते हैं, जैसे अचल संपत्ति कर, प्रकाश कर, आय कर आदि। इसमें भी व्यय में वृद्धि होती है। उसके बाद फिर आता है किराए पर उपलब्ध आवास, नहीं हाउसिंग ऑन रेंट। हाउसिंग ऑन रेंट में आपका आता है क्या, जो किराए पे आपके आवास मिलते हैं, घर मिलते हैं। इसमें आएगा आपका कि नगरों में रहने वाले अधिकांश परिवार किराए के मकान में रहते हैं। ऐसे मकानों में हम स्वामित्व के आधार पर 4 श्रेणियों में रख सकते हैं। जैसे कैसे फर्स्ट नंबर में आपका आता है व्यक्तियों द्वारा बनाए मकान, यानी कि व्यक्तियों द्वारा जो मकान बनाए गए हैं फर्स्ट नंबर में। इसमें आता है कि सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा कंपनियों के मकान कुछ ही परिवारों में उपलब्ध होते हैं। किराए के अधिकांश मकान व्यक्तिगत स्वामित्व के होते हैं। इनमें किराया अधिक देने पड़ता है। किराए के मकान में सुविधाएं भी किराए के अनुसार ही मिलती है, अर्थात जितना अधिक किराया दिया जाएगा उतनी ही सुविधाएं मिलती हैं। सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार अधिक किराया नहीं दे पाते हैं, अतः उन्हें सुविधाएं भी कम मिल पाती है। फिर आता है सेकंड नंबर निजी संस्थाओं द्वारा बनाए गए मकान। इसमें निजी संस्था से प्राय सभी बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियां भी अपने सभी या कुछ कर्मचारियों को किराए के मकान उपलब्ध कराती हैं। इनमें जो होता है कि इनमें भी किराए सामान्यतः कम देना होता है और इन मकानों में काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं। ये कंपनियां स्वयं मकान बनवाकर अपने कर्मचारियों को देती हैं। फिर आता है थर्ड नंबर। इसमें थर्ड नंबर है कि सरकार अथवा किसी स्वायत्त संस्था के स्वामित्व के मकान। ये आपका थर्ड नंबर का हेडिंग हो जाएगा। इसमें लिखेंगे कि ऐसे मकान केंद्रीय या प्रादेशिक सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें संबंधित विभागों के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी रहते हैं। ऐसे मकानों में किराया बहुत कम देना पड़ता है। सामान्यतः मूल वेतन का 7.5% से 10% तक देना पड़ता है। भारत में बड़े स्वायत्त संस्थान भी हैं, जैसे भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिक या भिलाई में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का संयंत्र है। ये भी बहुत थोड़े किराए पर आवास की सुविधाएं अपने कर्मचारियों को देते हैं। फिर आता है फोर्थ नंबर अन्य संस्थाएं। इसमें आता है इसके अतिरिक्त नगर पालिकाएँ, विश्वविद्यालय आदि अनेक स्वायत्त संस्थाएं भी कर्मचारियों को किराए पर मकान उनकी सुविधा हेतु देती है। उसके बाद फिर आता है किराए के आवास के लाभ, यानी जो किराए पे आवास के लाभ हैं उसके बारे में। अब आता है फर्स्ट नंबर आरंभिक व्यय कम, यानी कि आरंभिक में आए किराए के मकान लेने से आरंभिक व्यय अधिक नहीं होता है। अधिक से अधिक 1 से 3 माह के किराए की अग्रिम राशि जमा करनी होती है, वह कहीं पर ही देने पड़ती हैं। अतः जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं है उन्हें किराए का मकान लेना ही सुविधाजनक लगता है। फिर आता है सेकंड नंबर उत्तरदायित्व कम। निजी स्वामित्व के मकान की देखभाल निरंतर करनी पड़ती है। टूट फूट होने पर मरम्मत कराना, मकान से संबंधित सभी टैक्स भरना आदि श्रम साध्य कार्य है और इनमें धन की भी व्यय होता है। किराएदार ऐसे उत्तरदायित्व से बचा रहता है। फिर आता है थर्ड नंबर है स्थानांतरण की स्थिति में अधिक सुविधा, यानी कि इसमें लिखना होगा कि कई कर्मचारियों की नौकरी इस प्रकार होती है कि उसमें स्थानांतरण होते रहते हैं और ऐसी नौकरियां सरकारी अथवा निजी कंपनियों की हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में किराए के मकान में रहना ही अधिक सुविधाजनक रहता है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहें। तो इस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में हर बार पूछाते हैं और ये प्रश्न इसी वजह से मैं आपके लिए एक नए क्वेश्चंस के साथ आपके बीच में उपस्थित करा दिए हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है किराए के मकान से हानियाँ। इसमें आता है कि सुविधा में कमी। किराए के मकान में परिवार द्वारा मकान मालिक की सुविधा से बनाया जाता है। वांछित सुविधाओं के अभाव में गृहिणी को अपेक्षित सुविधाएं कम ही मिल पाती हैं। ऐसा मकान किराएदार की सुविधा नहीं बल्कि समय और श्रम गृह कार्यों में अधिक देना होता है। किराए के मकान में परिवार के सदस्यों की भी असुविधा रहती है। यह संभव है कि किराए के मकान में प्रकाश अथवा वायुविजन पर्याप्त ना हो, संग्रह स्थान अपर्याप्त हो अथवा सीलन रहती हो या कमरे बहुत छोटे हों। यदि परिवार के पास साधन सीमित है तो ऐसी स्थितियों में सामंजस्य करना पड़ता है, क्योंकि सुविधा युक्त मकान का किराया भी बहुत अधिक होता है। सेकंड नंबर आता है आसपास के वातावरण पर नियंत्रण का अभाव। इसमें आता है कि निजी मकान के लिए भूखंड का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया जाता है। परिवार स्वास्थ्यप्रद तथा खुले क्षेत्र में ही भूखंड लेकर भवन निर्माण करते हैं, किंतु किराए के मकान में यह विकल्प नहीं रहता है और इस प्रकार मकान के बाह्य वातावरण में किराएदार का नियंत्रण नहीं रहता। जैसा भी परिस्थितियां उसे निर्वाह करना पड़ता है। यदि आसपास के किराएदार अच्छे ना हों तो भी उसे निर्वाह करना पड़ता है। अतः किराए के मकान में आसपास के वातावरण पर नियंत्रण का अभाव होता है। फिर आता है थर्ड नंबर ढूंढने से में असुविधा। किराए का मकान ढूंढने में बड़ी कठिनाई आती है। ऐसे समय व्यक्ति यही अनुभव करता है कि यदि उसके पास छोटी ही सही किंतु निजी मकान होता तो ऐसी परेशानी से बचा जा सकता था। मकान यदि मिल भी जाए तो बड़े नगरों में एक बड़ी राशि पगड़ी के रूप में जमा करनी पड़ती है। फिर आता है फोर्थ नंबर आर्थिक हानि। किराए का मकान लेने में यह हानि भी है कि मासिक आय का काफ़ी भाग किराए में चला जाता है। एक लंबी अवधि में राशि काफ़ी हो जाती है। प्रायः ऐसे परिवार यह अनुभव करते हैं कि यह राशि निजी मकान के क्रय में लगाई जाती तो बेहतर था, क्योंकि इससे उनका अपना मकान तो होता। तो ये प्रश्न था आपका, यानी कि निजी स्वामित्व मकान के बारे में और स्वनिर्मित मकान था और इसके लाभ और हानि के बारे में था। तो इस तरीके से आपके प्रश्न आपके क्वेश्चंस जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लस में लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर करते रहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक रहेगा और अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। और इसका आपको PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।